संजय और सुमन की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी के संजय के पिता सुभाष जी और वे दोनों, बस 3 ही लोग थे। इस घर को संजय के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में दिल्ली में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब संजय कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शांता थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शांता बाई का दिन भर घर में रहना सुमन को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शांता बाई सुबह खाना बनाने, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांता बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुभाष जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सुमन ने संजय से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। संजय ने सुमन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांता बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सुमन को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब संजय रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सुमन का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सुमन को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन संजय सुमन को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सुमन बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। संजय सुमन को अपने घर से 3 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी संजय के हाथों में एक चाबी देता है। संजय उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर संजय सुमन को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? संजय कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। संजय का यह व्यवहार सुमन के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? संजय उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सुमन के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने संजय से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? संजय ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर
स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? सुमन के पास संजय के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने थोड़े से सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सुमन संजय से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संजय बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह बातचीत सुभाष जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम कचौरी की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? सुमन को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग के अंदर दिन भर में जो हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।